आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, इतना ओवर कॉन्फिडेंस। टीएमसी नेताओं के चेहरे देखिए, इनके बयान सुनिए। ऐसा लग रहा था जैसे पश्चिम बंगाल कोई राज्य नहीं, उनकी निजी जागीर हो। लेकिन राजनीति में जनता जब जवाब देती है तो सबसे मजबूत दिखने वाली कुर्सी भी हिल जाती है। 15 साल, पूरा 1.5 दशक ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर राज किया। सड़क से निकली नेता जो कभी खुद को गरीबों की आवाज बताती थी, लेकिन समय के साथ आरोप लगने लगे कि दीदी अब सिर्फ सत्ता बचाने की राजनीति कर रही है। और शायद सबसे बड़ी गलती यही हुई, क्योंकि जब नेता जनता की आवाज सुनना बंद कर देता है तो जनता उसे सुनाना शुरू कर देती है। ममता बनर्जी पर हमेशा आरोप लगे कि उन्हें आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं। कार्टून शेयर हुआ तो प्रोफेसर अंबिकेश महापात्र गिरफ्तार हुए। किसान ने सभा में सवाल उठाए तो कार्रवाई हुई। विरोधियों ने कहा कि बंगाल में ऐसा माहौल बना दिया गया था जहां सरकार की आलोचना करना आसान नहीं था। और इसी बीच टीएमसी नेताओं की भाषा भी बदलने लगी। विकास कम हुए और धमकियां ज्यादा आने लगी। 4 मई के बाद सबको देख लेंगे, क्या बयान है। बीजेपी हमें कभी नहीं हरा सकती। और फिर वो बयान आया जिसने पूरे चुनाव को और गर्म कर दिया। डेरेक ओब्रायन का दावा कि ऐसे नतीजे आएंगे कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। सुनिए क्या कुछ कहा डेरेक ओब्रायन ने। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? यानी कॉन्फिडेंस इतना कि सीधे दिल्ली की कुर्सी तक चुनौती। लेकिन जनता चुप थी, अंधी नहीं थी। धीरे धीरे बंगाल में एक नया नेटवर्क बनना शुरू हुआ। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही कि ममता बनर्जी सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रही है। और पहली बार बंगाल का चुनाव इतने बड़े स्तर पर हिंदू बनाम मुसलमान ध्रुवीकरण में बदलता दिखाई दिया। बीजेपी ने हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने का पूरा फोकस किया। और शायद ममता बनर्जी को अंदाजा ही नहीं था कि यही मुद्दा उनके खिलाफ सबसे बड़ा माहौल बना देगा। जो हिंदू वोट पहले अलग अलग पार्टियों में बढ़ जाता था, वो इस बार एक दिशा में जाता दिखाई दिया। और यही चुनाव का टर्निंग पॉइंट बन गया। और फिर आया वो दृश्य जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवात की स्थिति का जायजा लेने बंगाल पहुंचे। एयरपोर्ट पर ममता बनर्जी उन्हें रिसीव करने आई, लेकिन तस्वीरों में वो प्रधानमंत्री की तरफ देखने के बजाय अपनी फाइलें खंगाल रही थी। इसी बीच कुछ समय पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आई थी। उनको तक वो रिसीव करने नहीं पहुंची। इतना एटीट्यूड कि आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को रिसीव तक नहीं करेंगे, और करेंगे तो अपनी फाइलों में बिजी रहेंगे। ऐसा एटीट्यूड जो शायद 15 साल की सत्ता के बाद आ चुका था। और इसी से जनता इतनी परेशान थी कि अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ममता बनर्जी ने महिलाओं की सुरक्षा पर कई विवादित बयान भी दिए हैं। और ये बयान एक गहरा अंतविरोध और विक्टिम ब्लेमिंग का पैटर्न दिखाता है। एक महिला मुख्यमंत्री जो खुद आधी रात तक राजनीतिक सक्रियता दिखाने वाली नेता होने के बावजूद उन्होंने समय समय पर पीड़ितों के चरित्र पर सवाल उठाए या उन्हें ही सावधान रहने की सलाह दी। पार्क स्ट्रीट मामले को मनगढ़ंत बताना, नदिया केस में अफेयर या प्रेगनेंसी की थ्योरी देना, और हाल ही में दुर्गापुर मेडिकल छात्र के गैंगरेप के बाद लड़कियों को रात में बाहर ना निकलने की सलाह देना उनकी संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इसी तरह संदेश खाली में जब महिलाओं ने शेख शाहजहां जैसे नेताओं पर यौन शोषण के आरोप लगाए तो उन्होंने शुरू में इसे विपक्ष की साजिश करार दिया। और आरोपियों को बचाने के लिए उनकी सरकार हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। अब समझिए इसे, ये पूरी स्थिति ये दिखाती है कि एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में वो अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई और व्यवस्था में सुधार करने के बजाय अक्सर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए और पीड़ितों को ही कटघरे में खड़ा करती नजर आई। ये कैसी बात है कि महिला मुख्यमंत्री खुद बोल रही है कि रात में घर से ना निकलो। At night time, they should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. अगर आप ममता बनर्जी के नारों को गौर से देखें
तो साफ समझ आता है कि उनके जो सबसे मशहूर नारे हैं वो असल में बांग्लादेश से उठाए गए हैं। चाहे वो जय बंगाल हो जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा है, या मां माटी मानुष जिसे वहां की नेता खालिदा जिया इस्तेमाल करती थी। ये सब दिखाता है कि ममता की राजनीति पर बांग्लादेश का कितना गहरा असर है। यहाँ तक कि खेला होबे भी पहले बांग्लादेश की राजनीति में ही चलता था। क्या जय बंगाल से खेला होबे तक का ये सफर केवल शब्दों का इत्तेफाक है, या फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति का बांग्लादेशीकरण करने की एक सोची समझी रणनीति है? बात करें इस बार के चुनाव की, तो इस चुनाव में भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए। करीब 2,44,000 जवान तैनात थे, क्योंकि बंगाल के चुनावों में हिंसा और डर हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन इस बार लोग बिना डर के वोट देने निकले। रिकॉर्ड मतदान हुआ और नतीजे ने बता दिया कि जनता बदलाव चाहती है, ओवर कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड नहीं चाहती। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2011 में ममता बनर्जी खुद परिवर्तन का चेहरा थी। उन्होंने 34 साल पुराने लेफ्ट सरकार को हटाकर कहा था कि बदलाव चाहिए। लेकिन राजनीति का चक्र देखिए, इस बार वही बदलाव उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। जिस तरह ममता बनर्जी ने लेफ्ट को हटाया था, ठीक उसी तरह जनता ने अब ममता सरकार को हटाने का फैसला कर लिया है। 15 साल की सत्ता, एंटी इनकम्बेंसी, ओवर कॉन्फिडेंस, ध्रुवीकरण और नेताओं की एग्रेसिव लैंग्वेज सब मिलकर टीएमसी की सबसे बड़ी हार की कहानी बन गए हैं। और आखिर में वही सवाल जो लोग प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रहे थे, आज उनकी अपनी राजनीति क्यों बिखर गई? क्योंकि राजनीति में एक नियम हमेशा याद रखना पड़ता है, जनता कभी स्थायी नहीं होती, उसका मूड बदलते देर नहीं लगती। और शायद ममता बनर्जी यही समझने में सबसे बड़ी गलती कर गई। I am shocked to see the incident, but private medical colleges also used to take care for their students, and especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. So whatever I have received the prima facie report, and police is searching all the people, and nobody will be excused. Whoever is guilty, they will be punished strictly.